नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 16 सितंबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके एग्जाम एसएससी, दिल्ली पुलिस और भी बहुत सारे एग्जाम, बिहार एसआई, जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला है राष्ट्रीय मामले यानी नेशनल अफेयर्स, जिसमें आज बात करेंगे हम लोग। पहली जो खबर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। दोस्तों, लोकसभा में क्लियर बिल टू अमेंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। यानी देखिए, कोई भी बिल पारित होता है तो हमारे देश में संसद में यह पारित किया जाता है। अब देखिए, उस समय की बात है यह। इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने की है यहाँ पर कि लोकसभा ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, जो कि एक बार लागू होने के बाद जून में लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है आपके पास, अध्यादेश दोस्तों, और वो भी जून में। तो जून में चूंकि संसद का सत्र नहीं था, यानी जून में पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, यानी सेशन में नहीं था, सत्र में नहीं हो, ऐसे में देश को एक कानून की आवश्यकता हो तो उस समय क्या होगा आपको मैं बता भी चुका हूं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, जिसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, पास कर सकता है। क्योंकि उस समय कोरोना नामक महामारी, आज देखिए इस समय भी फैली हुई है, और यह पिछले देखा जाए तो मार्च से ही हम लोग इससे परेशान हैं। ऐसे में देखते हुए आवश्यक वस्तु इस समय सबसे ज्यादा क्या हो गई है? सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, मास्क है। तो ये सब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जून में अध्यादेश लाया गया कि लोगों को इस पर कालाबाजारी को रोका जा सके। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र शुरू हो गया है, तो मैंने क्या बताया था कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस पास करता है, तो संसद जब सत्र में आती है तो 6 वीक, देयर इज 6 वीक, यानी 6 सप्ताह के अंदर जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने लागू किया है, वह सदन में अगर सहमति हो जाती है तो वही कानून बन जाता है, नहीं तो उसे निरस्त भी किया जा सकता है। तो इसी तरह से यह जो अधिनियम लागू किया गया है लोकसभा में, यह किसका स्थान लेगा? जून में लागू किए गए अध्यादेश का। अब इसके बाद राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होता है, तो यह नियम बन जाता है। तो इसमें जो संशोधन का जो उद्देश्य है, देख रहे हैं ना, द अमेंडमेंट एम्स टू टेक आउट कमोडिटीज लाइक cereal foods, pulses, oil seed, edible oils, onion and potatoes from the list of essential commodities। यानी संशोधन का उद्देश्य यह है कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को बाहर निकालना है। बीच में याद हो तो इसी समय कोरोना काल में ही चर्चा हुई थी, सैनिटरी पैड को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने की बात की गई थी। तो यह महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान रखेंगे। और आवश्यक वस्तु अधिनियम भारत में 1955 में आया था, यहां पर हमने दिया हुआ है, द ईसीए वॉज इनएक्टेड इन 1955। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह काफी महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो कुछ वस्तुओं एवं उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया which was established to ensure the delivery of certain commodity and products। यानी जो आवश्यक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यह नियम लाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है 37 मेगा फूड्स पार्क इन 23 स्टेट एंड यूटीज। तो स्टेट एंड यूटीज का मतलब समझ रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट। पहले क्या हुआ करता था? 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी स्टेट। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गया, दो यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गया।
तब उस बात कितना हो गया, 9 हो गए थे। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अभी 26 जनवरी 2020 को, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यह एक हो गए। उसकी राजधानी क्या है, दमन। पहले दादर नगर हवेली की राजधानी क्या हुआ करती थी, सिलवासा हुआ करती थी दोस्तों। तो अब क्या हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए हैं। तो यह जो है उसमें से 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेगा फूड पार्क, यह योजना है दोस्तों 2008 से चल रही है। तो इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना, इसका ढांचा तैयार करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है दोस्तों। कुल 42 मेगा फूड पार्क योजना बनाई गई है। 37 मेगा फूड पार्क हाल ही में इसको अप्रूवल मिला है और 19 पहले से ही चालू है दोस्तों। तो यह किस मंत्रालय के अधीन आएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। यानी मेगा फूड पार्क स्कीम इज being implemented by the Ministry of Food Processing Industry, और यह मंत्रालय की एक योजना है जो खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधा संपर्क स्थापित करती है। यानी आप जैसे टमाटर का उत्पादन किए, टमाटर को प्रोसेसिंग करके टोमेटो केचप, जैम, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। आलू का देख रहे हैं, लिज्जत पापड़, और भी बहुत सारी चीजें, बीकानेर भुजिया, उसमें भी यूज किया, तो प्रोसेस किया जाता है कि नहीं। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना को नई केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक घटक या कंपोनेंट बनाने की बात की गई है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि MFPS का उद्देश्य है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा यानी मॉडर्न फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप किया जाए, जैसे कि लोगों को मतलब लाभ मिल सके, लोग उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जी सकें। समझ में ये बात। पूरी तरह से ऑपरेशन मेगा फूड पार्क यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 5000 व्यक्तियों को रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। इसी में जैसे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, यहां पर देख रहे हैं कि संपदा को कैबिनेट द्वारा 2017 में, वो भी किसके द्वारा, 14th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए फिर आ गया वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, भाग 12 पार्ट 12 में आएगा। और किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो यह 14वां वित्त आयोग ने इस पर संस्तुति दी थी, ये ध्यान रखेंगे। अब इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान योजना कर दिया गया, यानी किसान संपदा योजना। यहां पर ये देख रहे हैं ना, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। वही उसी न्यूज से ही ये कनेक्ट है, ध्यान रखिएगा, दोनों न्यूज एक से कनेक्ट हैं। तो हमने कहा इसके बारे में भी बता दिया जाए। यानी प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना, यानी केंद्र की योजना थी संपदा को 14वें वित्त आयोग के साथ किया गया था, अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। इस योजना में मंत्रालय की चल रही योजनाओं, अब जैसे देखना, मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी, क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को शामिल किया गया है दोस्तों। तो इस तरह से PMKSY का उद्देश्य है कि कृषि के पूरक प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण और कृषि अपशिष्ट को कम करना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय खबरों में। पहला है, इंडिया इलेक्टेड मेंबर ऑफ UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी इंडिया was on Monday elected a member of the United Nations Commission on the Status of Women। तो भारत सोमवार को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य चुना गया है। तो द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इज फंक्शनल कमीशन ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इट इज द प्रिंसिपल ग्लोबल बॉडी फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता, वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, यानी इसका प्रमुख जो यह कह सकते हैं वैश्विक निकाय है, यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरह से फोकस्ड है।
ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो भारत, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, डोमिनिक गणराज्य, इजराइल, लातविया, नाइजीरिया, टर्की, जाम्बिया 2021 से 25 की अवधि के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग में होंगे। तो यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। 21 जून 1946 को, यानी 74 ईयर एगो इसका गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। भारत जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य भी होगा। ये पहले भी हम लोग सुन चुके हैं खबरों में। अगला है, इंडिया इज ऑल्सो ऑन ए सीट ईच थ्रू एंडोर्समेंट टू अदर ECOSOC बॉडीज, यानी भारत ने 2 अन्य ECOSOC निकायों में यहां पर एक सीट भी जीती है। 1945 में ECOSC की स्थापना यानी 75 वर्ष पहले हुई थी। ध्यान रखेंगे 21 जून 1946 को यूनाइटेड ये वोमेन CSW की, उसमें यहाँ पर हिंदी में मैंने दे दिया है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। अब बात करते हैं अगला अंतरराष्ट्रीय जो समाचार है, खबर है, UAE बहरीन डील विथ इजराइल। अब देख रहे हैं कि लगातार इजराइल, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा UAE के साथ शांति समझौता हुआ, अब बहरीन के साथ भी, और इसमें मध्यस्थता कौन कर रहा है? USA कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, वह चुनाव उन्हें जीतना है, तो इस तरह की लगातार गतिविधियों में वह शामिल हैं। तो UAE और बहरीन संबंधित प्रतिनिधियों ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जायोनी राज्य के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसे कहते हैं। यह पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखेंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साइन एग्रीमेंट विथ एमिरेट फॉरेन मिनिस्टर, यानी अब देखिए यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी के यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातीफ अल जायानी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इजिप्ट और जॉर्डन के बाद यह डील उन्हें इस तरह के कदम उठाने के लिए तीसरा और चौथा अरब राज्य है। तो पहले भी मैं पहले बता चुका हूं, तो यूनाइटेड अरब अमीरात क्या है? तीसरा है, और चौथा बहरीन हो गया। और बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। तो इस तरह से UAE और बहरीन दूतावासों की स्थापना करेंगे समझौते के अनुसार, और दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। इजराइल एक तरह से देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज में अपनी आमद रफ्त बढ़ा रहा है। इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, ये फैक्ट है। आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है इसको ध्यान रखेंगे। यानी जेरूशलम इसकी कैपिटल है। मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी। यहां की जो दिरहम मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ध्यान रखेंगे। और बहरीन की राजधानी मनामा, जैसा कि मैं बताया हूं, सबसे राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। करेंसी इसकी है बहरीनी दिनार। बहरीन दिनार या बहरीनी दिनार। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है दोस्तों, अजीत डोभाल। इनका नाम कौन नहीं जानता है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ही हैज बीन दिस पोजीशन सिंस May 30, 2014, यानी 30 मई 2014 से इस पद पर हैं वो। डोवाल इंडिया के 5वें सुरक्षा सलाहकार हैं। ध्यान रखेंगे। तो अभी SCO की मीटिंग में पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए वह मीटिंग छोड़ दिए, और उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पक्ष पोषित कर रहा है, हम उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। यह ध्यान रखेंगे। तो यही व्यक्तित्व के रूप में मैंने ले लिया इनको। यह ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे दोस्तों। अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर के IPS चुने गए थे और 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के चीफ के पद से रिटायर हुए थे। वह सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब, कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में भी शामिल रहे हैं। पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत सारा मतलब कह सकते हैं कि IB इंटेलिजेंस में काम किया था, उसमें वहां के लोगों को बाहर निकाला था, अपने लोग जो वहां फंसे थे। नेक्स्ट है बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। इसमें पहला है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखेंगे दोस्तों,
कोरोना महामारी की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पे भी इसका असर, आज कोरोना ने तो पूरी अर्थव्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया है, तो ये कहां से बचेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। अब देश में घर खरीदना सस्ता हो गया है दोस्तों, सस्ता हो गया है, लेकिन खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो in the April-June quarter, the prices of houses in India have fallen about 2% compared to the same quarter last year. यानी पिछले वर्ष की तुलना में 2% की गिरावट देखी गई है, 2% सीधे सीधे गिर गया है। और इंडियाज रैंकिंग हैज फॉलन बाई 11 प्लेसेस, यानी 54 से गिरकर यहां पर देख रहे हैं 43 पर आ गया है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय फोर्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी नाइट फ्रैंक, याद रखना, तो इंडिया वाज रैंक 43, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर टर्की इसमें नंबर 1 पे है, सबसे अधिक वृद्धि अगर किसी को हुई तो टर्की की हुई है, सबसे ऊपर रहा है। इसमें सालाना जो है जो वृद्धि देखी गई है 25.7% की, और इसके बाद जो वृद्धि है लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर लिथुआनिया है। दोस्तों लिथुआनिया क्या है, बाल्टिक स्टेट है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया। लिथुआनिया की राजधानी विल्निस है, इस्टोनिया की राजधानी टालिन है, लाटविया की रीगा है, और लिथुआनिया की विल्निस कैपिटल है, और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी है। तो इन तीनों में यह फर्स्ट रैंक किसकी है, टर्की की, दूसरे पे लग्जमबर्ग, तीसरे पे लिथुआनिया, और हमारा भारत कितने पर है, 42वीं रैंक पर है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी नाइट फ्रैंक। तो ये जो डाटा देती है इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। तो नाइट फ्रैंक LLP एक स्टेट एजेंसी है, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति परामर्श। लंदन में जॉन नाइट, यहां पर ध्यान रखिएगा, जॉन नाइट, हार्वर्ड फ्रैंक और विलियम रटले द्वारा 1896 में स्थापित किया गया था यह रियल एस्टेट। तो नाइट फ्रैंक अपने न्यूयॉर्क स्थित सहयोगी न्यू मार्क नाइट फ्रैंक के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक संपत्ति सलाहकारों में से यह एक है, ध्यान रखेंगे। और भारत में नाइट फ्रैंक इंडिया के जो चेयरमैन हैं वह शिशिर बैजल हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन है, शिशिर बैजल, SH, यहां पर ये देखिए, इसको ठीक कर लीजिए, SHISIR, शिशिर बैजल। अगला है बुक्स एंड अवार्ड। तो दोस्तों आज हमने पुलित्जर पुरस्कार के बारे में लिया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है, सीधे सीधे आ जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो यह जर्नलिज्म से है दोस्तों, पत्रकारिता से संबंधित है। इसकी स्थापना हंगरी क्या है, यूरोपियन कंट्री है। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, हम राजधानी का नाम क्यों ले लेते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में राजधानी पूछ लिया जाता है। तो बुडापेस्ट का अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर, यानी अब अमेरिका की इनको मान्यता थी, यानी हंगरी मूल के थे, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने की थी, और कब की थी, 4 जून 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यह प्रमुख अवार्ड है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये देख रहे हैं ना इसका लोगो, यही मिलता है, यह चिन्ह मिलता है जब पुरस्कार किसी को मिलता है। तो यहां पर देख सकते हैं 1918 में पुलित्जर मेडल वाज डिजाइन बाय डैनियल चेस्टर फ्रैंक, ये भी ध्यान रखिएगा, जो ऊपर हमने दिखाया वह मेडल जो किसने डिजाइन किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, डैनियल चेस्टर फ्रेंच। SSC वगैरह में इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इसके सहयोगी जो हैं हेनरी अगस्टस ल्यूक मैन, ध्यान रखेंगे, ने जिम्मा लिया था और इसको तैयार भी किया था। और दोस्तों ये इसकी जो कैटेगरीज होती है 21, यानी 21 श्रेणियों में यह सम्मान दिया जाता है। इसमें एक प्रमाण पत्र, चिन्ह व $10,000 की नगद राशि दी जाती है। अब देखिए इसी में कि 2020 का पुलित्जर पुरस्कार हमारे 3 भारतीयों को मिला था, और तीनों जो है फोटो जर्नलिस्ट यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अब ये क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और क्या तीसरा, जम्मू कश्मीर के बाद और क्या बन गया, यह दूसरा जो राज्य बन गया लद्दाख। तो दोस्तों वहां पर जो ये गतिविधियां हुई तो उनकी जो पिक्चर्स इन्होंने खींची थी, वो एसोसिएटेड प्रेस से यह काम करते हैं तीनों लोग। कौन कौन, यासीन और मुख्तार, ये श्रीनगर में रहते हैं, जबकि आनंद, चिन्नी आनंद जो हैं वह जम्मू जिले के निवासी हैं, चन्नी आनंद इनका नाम है, ये हैं चन्नी आनंद साहब। तो 20 सालों से ये लोग एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ये तीनों विभूतियां हैं, याद रखेंगे दोस्तों।
अगला है खेल समाचार। खेल समाचारों में लियोनेल मैसी, ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, फुटबॉल का नाम आते ही इनका नाम आ जाता है। हमारे यहाँ के युवाओं में भी ये बहुत चर्चित हैं, लोग अपने स्टेटस में भी इनकी फोटो लगाए रखते हैं। लियोनेल मैसी द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो लियोनेल मैसी टॉप 220 फुटबॉल रिच लिस्ट अहेड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यानी दोस्तों लियोनेल मैसी फोर्स की 2020 फुटबॉल की सबसे अमीर सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आगे हैं। तो मैसी का जो वेतन है $92 मिलियन एंड एंडोर्समेंट $34 मिलियन मिले। तो ही वॉज फॉलोड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यानी नेमार, ये सब खिलाड़ी हैं महत्वपूर्ण, सीधे दे देगा इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो इन खिलाड़ियों के नाम भी याद रखिएगा। और मैसी 6 बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, यूरोपीय गोल्डन शू, दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किसको? लियोनेल मैसी को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए मैसी को नियुक्त भी किया गया है। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है 2020 का थॉमस और उबेर कप, यह जो है कैंसिल कर दिया गया। तो 2020 का थॉमस एंड उबेर कप आधिकारिक तौर पर 30वां संस्करण होगा और उबेर कप 28वां संस्करण। तो इस बार यह कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। यह बैडमिंटन विश्व महासंघ के सदस्य संघों की पुरुष, यानी थॉमस कप का संबंध कैसे है? पुरुष विश्व कप कहते हैं, और महिला उबेर कप। तो इस मैच में जैसे सेरेस एरिना में खेले जाएंगे। या पहली बार डेनमार्क में थॉमस कप उबेर कप टूर्नामेंट की मेजबानी की, और पहली बार यह कार्यक्रम इंग्लैंड में 1982 के बाद से यूरोप में आयोजित किया गया था। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आखिरकार 3 से 11 अक्टूबर से डेनमार्क के आरहूस में 2 टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया है और उन्हें 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कहाँ होगा दोस्तों? डेनमार्क में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 जोखिम के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। तो यह महत्वपूर्ण है। और यहीं पर देखिए, यहीं से भी आपका याद हो जाएगा कि 1934 में BWF लोगो, इसका स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है। 194 मेंबर एसोसिएशन है इसमें। इसके अध्यक्ष देख रहे हैं ना, पॉल एरिक होयर लार्सन है, ध्यान रखेंगे। तो यह बैडमिंटन विश्व महासंघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। दोस्तों इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्यों देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में हुई थी। तो यहाँ ध्यान रखने वाला बिंदु क्या है कि थॉमस कप पुरुषों का है, उबेर कप महिलाओं का है, ध्यान रखेंगे। अगला है महत्वपूर्ण दिवस। आज हम लोगों ने दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस को लिया है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। WHO ने, यानी एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, समझ में आई बात? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम विश्व एड्स दिवस को हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 1988 से, 1988 से। यानी इसका उद्देश्य है कि HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से जो महामारी है ये एड्स की, इसको बंद किया जा सकता है। यानी इस महामारी को रोकने की आवश्यकता है, तो इसीलिए दिवस मनाया जाता है कि इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस से यह फैलता है। दोस्तों यह लाइलाज बीमारी है, यह एक बार पकड़ लेती है जिसको, तो वह मृत्यु ही होती है उसकी। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। नागालैंड का भी स्थापना दिवस, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 1963 में असम से नागालैंड अलग हुआ था, इसलिए हमने ये तीनों पॉइंट दे दिया। अगला है 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद से हर साल 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद ही यह शुरू किया गया था। तो 18वीं शताब्दी में ही पश्चिम में दास प्रथा उन्मूलन संबंधी वातावरण बनने लगा था। दोस्तों भारत में भी दास प्रथा, दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल में गरीबी से तंग लोग गुलाम बनने पर मजबूर हुए। भारत में बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेज लेबर, दास प्रथा, याद है 1975 में इसको हटाया गया। बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 में क्या है? बॉन्डेज लेबर,
यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसी से संबंधित है दोस्तों, और यह मुक्त कराया गया। तो ध्यान रखेंगे 2 दिसंबर को इंटरनेशनल स्लेव इरिडेक्शन डे मनाया जाता है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लगातार 2 बार रहने वाले राष्ट्रपति दोस्तों, और इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों आज ही के दिन भोपाल गैस त्रासदी, यानी 3 दिसंबर के ही दिन, आज ही के दिन मतलब नहीं 16 सितंबर, 3 दिसंबर की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, हजारों लोग उसमें मारे गए थे दोस्तों। उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा आप लोगों परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, MIC, मेथिल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा, गैस का रिसाव हुआ था। और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यह हर वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से यह अनाउंस किया था, घोषणा की थी इसको मनाने की। और मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय विकलांगजनों का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में 1981 को घोषित किया गया था, 1981 को घोषित किया गया था, तब से यह 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अब आते हैं 9 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस, इंटरनेशनल क्या कहेंगे, एंटी करप्शन डे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आपकी परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। तो यह 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में यह प्रस्ताव दिखा था। तब से हर साल 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और आज देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है, पूरे देश को, विश्व को खोखला कर रहा है। हमारे देश में भी इस तरह का व्याप्त है। अगला है 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे। दोस्तों आज ही के दिन नोबेल पुरस्कार का वितरण भी होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन यानी 1948 में संयुक्त राष्ट्र के 56 यानी 56 मेंबर ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। उसी वजह से 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। और दोस्तों आज बहुत ही एकदम वन लाइनर फैक्ट लिया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिया हूं, भारत की जनगणना। तो दोस्तों सेंसस ऑफ इंडिया यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की कुछ बातें करेंगे, और जनसंख्या से, जनगणना से संबंधित फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि फर्स्ट टाइम भारत में सेंसस स्टार्ट कब हुआ, तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ, 1872 में। उस समय वायसराय कौन था दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में यह स्टार्ट हुआ। और नियमित जनगणना यानी रेगुलर सेंसस स्टार्टेड फ्रॉम 1881। लॉर्ड रिपन उस समय था वायसराय। कौन था दोस्तों, यह भी पूछ लेता है कि उस समय कौन वायसराय था, तो लॉर्ड रिपन के काल से। तब से हर 10 वर्ष पे जनगणना की जाने लगी दोस्तों। तो ये 2011 की, अब यहां पर देखिए 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। 1948 अधिनियम के बाद 1949 के बाद से यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आएगा, यह भी प्रश्न पूछ लेता है। तो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली हैं, याद रखिएगा, वह जो है इसके आयुक्त हैं। यह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 10 वर्ष पे गठन किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है 2011 की जनगणना यानी 2011 सेंसस, सीधे पूछ लेगा या 12वीं है कि 13वीं जनगणना है कि 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों अगर 1872 से जोड़ते हैं तो यह भारत की 15th सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की 15वीं जनगणना है। और आफ्टर इंडिपेंडेंट 7th सेंसस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर कह सकते हैं 21वीं सदी की यह सेकेंड सेंसस है, यानी 21वीं सदी की दूसरी, स्वतंत्र भारत की 7वीं, 1872 से 15वीं जनगणना है दोस्तों, याद हो जाएगा। अब भारत में सबसे कम दस की वृद्धि दर कब हुई थी, भारत में सबसे कम 10 की वृद्धि दर 1911 से 21, इसीलिए दोस्तों इसको ग्रेट डिवाइडिंग, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है दोस्तों। इसमें 10 की वृद्धि -0.31% हो गई थी। इसके पीछे कारण क्या था, उस समय प्लेग वगैरह, जैसे आज कोरोना महामारी फैली है ऐसे प्लेग फैलता था, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे और 10 की वृद्धि दर माइनस में चली गई थी। लेकिन दोस्तों 1921 के बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखे और हम दिनों दिन बढ़ते चले गए। 1901 में दोस्तों भारत की जनसंख्या 23.5 करोड़ थी, 23.5 करोड़ थी, और 1951 में बढ़कर 36.5 करोड़ हो गई।
सुनिएगा इस आंकड़े को दोस्तों। और फिर जब हम स्वतंत्र हुए तो यानी वर्ष 2001 में हम बढ़ करके 1 अरब हो गए। देखा कितनी जनसंख्या बढ़ गई। तो इस तरह से बहुत तेजी से, और जनसंख्या का विस्फोट कब हुआ? 1961 से 71 के बीच में। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भारत में शुरू में आप देख रहे हैं ना कि वृद्धि दर माइनस थी। इसके पीछे कारण क्या था कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों तेज थी, यानी जितने पैदा होते थे उतने मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि उस समय हेल्थ और बहुत सारी व्यवस्थाएं मतलब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, जच्चा बच्चा दोनों मर जाते थे। ऐसे में जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराया, और उसने जो है मृत्यु दर पर तो कंट्रोल किया, जन्म दर के बारे में सोचा ही नहीं, और वह दिनों दिन उत्तरोत्तर ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में बढ़ने लगी दोस्तों, और जनसंख्या विस्फोट हो गया। तो इस तरह से 1961 से 71 के बीच में भारत में सबसे अधिक, मैं थोड़ा सा यहीं पर आंकड़े आपको कर देता हूं, यहां पर देख सकते हैं। यहां पर 1961 से 71, 1971 से 81, 81 से 91, और 91 से 2001, और 2001 से 2011। तो अब देखिए इनके बीच में देखिए कैसे कैसे अंतर होता गया। यहां पर 24.80 यानी 24.80%। सोचिए इस गति से बढ़ते तो कब का हम चीन को पीछे छोड़ देते। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उन्होंने जो है जनसंख्या कंट्रोल पर लागू किया, नियम लागू किया, और उस समय बहुत ज्यादा आंदोलन, उनके खिलाफ भी आंदोलन होने लगे कि ये तो भगवान की देन है, इस पर क्यों कंट्रोल किया जा रहा है, और सरकार जो है निरंकुश हो रही है। इस तरह से लोग नाराज होने लगे और बहुत सारे नारे भी लगाए जाने लगे इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इस पर कठोरता से, उस समय संजय गांधी भी हुआ करते थे, उसमें वैन घुमा करती थी, लोगों को पकड़ पकड़ कर ऑपरेशन कर दिया जाता था। फिर दोस्तों इसका देखिए अंतर, थोड़ा सा अंतर हुआ, यह 24.60 हुई, बहुत कम 0.20 का अंतर हुआ, लेकिन घटी तो कम से कम। और फिर 1981 से 91 में 23.87 यानी 23.87% हो गई, और फिर 1991 से 2001 के बीच यह 21.54% हुई, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में यह कितनी हो गई? 17.7%। तो देख रहे हैं ना, लगातार घटी है, लेकिन फिर भी ब्रेक मारते मारते आज भी हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। और दोस्तों आने वाले दिनों में हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2:1, यानी हम दो, हमारे दो, एक व्यक्ति के 2 बच्चा, जबकि चीन में 1:1 पॉलिसी थी। लेकिन चीन में असंतुलन होने लगा, तो चीन ने भी भारत की जनसंख्या दर को, अब देखिए इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हर चीज को निगेटिव नहीं लिया जा सकता। आज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है दोस्तों, आज पूरा विश्व भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। भारत में युवा आबादी सोचिए 34% है। आज हमारे पास बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेज, लॉ प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, कल्चरल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, आज हमारा जो है इंजीनियर देखिए पूरे विश्व में, आज यूरोप में 70% डॉक्टर यूरोपीय में भारतीय हैं, नासा में 60% से अधिक वैज्ञानिक भारतीय हैं। तो आज हम पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं दोस्तों, यानी विश्व में हर 6वां व्यक्ति अगर कोई है तो वह भारतीय है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 34%, और 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या क्या है? 1,21,08,54,977 यानी 1.21 बिलियन, याद रखिएगा। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। सोचिए क्षेत्रफल मात्र 2.42% है, और जनसंख्या कितनी है? 17.5% दोस्तों। तो इस तरह से, लेकिन यह जनसंख्या को हम लाभ कह सकते हैं पॉजिटिव भी ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे ह्यूमन रिसोर्स है, यह जो है हमारा कह सकते हैं कि मानव संसाधन है, हम इसको संसाधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और 1961 से 71 में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, मैंने पूरा एलॉबरेट कर दिया, 24.80%। नेक्स्ट है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी अभ्यास प्रश्न में। आज मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, और देखिए कि जैसे ही न्यूज आती है आप तुरंत उसका उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें आज मैं देख रहा हूं कि सोनिका खंडेलवाल, सबसे पहले उत्तर आया है सोनिका खंडेलवाल का, सोनिया नौटियाल का, सचिन महेश का, और स्नेहा का आया है, राजकुमार महतो का आया हुआ है, विकास कुमार जी का आया हुआ है, ज्ञान रंजन साहू जी का आया हुआ है, सिद्धार्थ जी का आया हुआ है। तो ये लोग बहुत ही जल्दी उत्तर दिए हैं, सबके नाम
ले लिया हूं मैं जो सबसे पहले उत्तर दिए हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और विभांशु वैभव जी भी 19 घंटे पहले, तो यानी वो भी करीब 1.5-2 घंटे बाद ही उत्तर दे दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग तुरंत उत्तर दे रहे हैं। और आज फिर इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आवश्यक वस्तु अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1951, 52, 55 या 60, यानी 1951, 52, 55 या 60 में। अगला है क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? दोस्तों, कृषि मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर या नॉन ऑफ दीज। तो यह जो है चारों में से आपको उत्तर बताना है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 10 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग में शामिल किया गया है? बताना है आपको, यूएनएससी में, यूएनसीएसडब्ल्यू में, ईसीओएसओ में, यूनेस्को में। ध्यान रखना है, 2020 का पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं मिला है? यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या रवीश कुमार। आपको इन तीनों लोगों में उत्तर देना है किसे नहीं मिला है, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, संगीत या उपरोक्त सभी, बताना है आपको। नेक्स्ट है, 2020 में थॉमस कप और उबेर कप कहां आयोजित होने वाले थे? डेनमार्क में, अमेरिका में, इंडिया में या चाइना में। अगला है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 मई या 16 सितंबर। आपको इन्हीं चारों में से उत्तर को देना है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? When did the Montreal Protocol? यहां पर यह क्वेश्चन ही देखिए, यहां पर होगा 1880। इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, क्षमा चाहता हूं दोस्तों। 1881, 1879 और 1882। अब आपको इसमें से उत्तर देना है। आप बताएंगे इसमें कौन सा उत्तर है। प्लीज इसको नजरअंदाज करिएगा। इसमें से आपको उत्तर को बताना है, 1880, 1881, 1879 या 1882। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात की, खेल समाचार को लिया, पुरस्कारों से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित खबरों को लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।